जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। और आज का वीडियो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स के 100 एमसीक्यू कवर करेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का पोर्शन काफी छोटा होता है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही मैंने 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हुए हैं। इसको देखने के बाद डेफिनेटली आपका स्कोर आपके एग्जाम्स में अच्छा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं एडम स्मिथ को। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर हिस्ट्री का फादर पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब किसने लिखी थी? तो ये बुक एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखी गई है, द वेल्थ ऑफ नेशन, और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मार्शल ने। किसने लिखी है? मार्शल के द्वारा लिखी गई किताब है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? इनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में नोबेल दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वहीं अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो 1998 में इन्हें दिया गया था नोबेल। जस्ट एक साल बाद 1999 में इनको दिया गया था भारत रत्न। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जब किन्हीं भी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे किसी देश की इकोनॉमी को हमको देखना है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना है, या किसी राज्य की। भाई अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी हमें मान लीजिए किसी एक फैमिली की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं, या किसी फर्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसी देश या विश्व, मैंने कहा ना, जब बड़ी पैमाने पर एक्टिविटीज की अध्ययन करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। ये वाला प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रेलवे के, एसएससी के सभी एग्जाम्स में ये किताब काफी ज्यादा पूछी जाती है। जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई किताब है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है, यानी कि छोटे लेवल पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, तो इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 11 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक होती है और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम होती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अब प्राइवेट सेक्टर अगर किसी चीज में ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो उनका एक ही काम होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जन कल्याण से उन्हें उतना लेना देना नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जहां निजी क्षेत्रों की भागीदारी ज्यादा होगी उसे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति अपनाई जाती है? प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन्हें जन कल्याण से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं? यानी ये जो पूंजीपति है उनके द्वारा निर्धारित नहीं होता। जब सरकार निर्धारित करेगी तो सरकार का एक पर्पस होता है, जो जन कल्याण है उसको सरकार ध्यान में रखती है, सरकार प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी भागीदारी ज्यादा होती है, वही पूंजीपतियों या प्राइवेट भागीदारी कम होती है। यहाँ पर जन कल्याण को ज्यादा महत्व दिया जाता है इन कंपैरिजन विद प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा जन कल्याण को महत्व दिया जाता है। इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लाभ अधिकतम कल्याण। देखिए, अब यहाँ पे कल्याण अधिकतम हो रहा है तो ऐसी नीति को क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की
अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सरकार के द्वारा तय होते हैं। देखिए, अगर सरकार के द्वारा तय होंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन अगर ये चीजें प्राइवेट सेक्टर तय करती हैं तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी से सितंबर तक अपडेटेड वाली, वो लॉन्च हो चुकी है, और साथ ही स्टैटिक जीके की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जीके, ए टू जेड सारा का सारा कंप्लीट स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर का एक ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। और ऐसी ई बुक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन दोनों ही ई बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां पर जाकर क्लिक करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व में किस देश के द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये है रशिया की इकोनॉमी, यानी रूस के द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? अभी मैंने आपको बताया, अगर प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा भागीदारी, सरकारी की कम, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर की कम, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर दोनों को ही इक्वल भागीदारी है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ये बहुत बार पूछा गया है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही समान भागीदारी यहाँ पर दी जाती है, यानी दोनों को ही प्रमोट किया जाता है भारत के अंदर। तो भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? तो ये फ्रांस था। याद रखिएगा, समाजवादी की बात करी जाएगी तो वो कौन सा देश होगा? रूस होगा। वर्तमान में आप देखेंगे तो चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। चाइना जो है वहां अपने की इकोनॉमी ज्यादातर वही कंट्रोल करता है। प्राइवेट सेक्टर, हाँ फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर अभी वहां पर आ रहे हैं उतने ज्यादा, लेकिन फिलहाल के लिए चाइना खुद को समाजवादी अर्थव्यवस्था ही बोलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे पहले अपनाया था फ्रांस ने। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है। तो ऐसी व्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसमें दो देश आपस में आराम से व्यापार कर सकते हैं, उसे ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मतलब दो देश आपस में कोई भी व्यापार वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आप वर्तमान में अगर बंद अर्थव्यवस्था के एग्जांपल देखना चाहें तो नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। हालांकि वो चाइना के साथ मोस्टली व्यापार करता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो किसी के साथ में ज्यादा व्यापार वगैरह नहीं करता, तो उसकी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अब आप कहोगे मिक्स्ड है, लेकिन मिक्स्ड ऑप्शन में नहीं है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान कैसे करते हैं? तो ये करते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही किसी देश को ये जज करते हैं कि विकसित है या विकासशील है। यानी अगर एक लिमिटेड सीमा से ऊपर किसी देश की पर कैपिटा इनकम होती तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, और ये तीनों क्षेत्र आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र ये जो होता है टोटली प्रकृति से रिलेटेड होता है, यानी कोई भी चीज अगर हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं या कृषि के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। फिर इनका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं कोई नई चीज बनाने के लिए, निर्माण या विनिर्माण करने के लिए। तो मैं यहाँ पर विनिर्माण लिख देता हूँ, तो वो जो होता है हो जाता है आपका द्वितीय क्षेत्र। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा। फिर तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, खेत में गेहूं को उगाया गया, ठीक है, तो खेत में उगाया गया तो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिला है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब गेहूं को क्या किया गया? फैक्ट्री में लाया गया, इसका आटा बनाया गया, सब्जी इसका ब्रेड बना दिया गया, ठीक है,
अब ब्रेड बना दिया गया तो ये आ गया सेकेंडरी क्षेत्र, यानी यहाँ पर बनाया गया ना, फैक्ट्री में बनाया गया तो ये ब्रेड बनाया गया, तो ये क्या आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। अब इस ब्रेड को भेजना है मार्केट में, जो कंज्यूमर है वहां तक, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन या ट्रक वगैरह की या गाड़ी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है, विनिर्माण क्षेत्र जो होता है या उद्योग जो होते हैं वो सेकेंडरी आता है, और अब जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेटेड होता है प्रकृति से। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र इसका जवाब हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, तो आप देख रहे हैं सारी चीजें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? आंख बंद करके द्वितीय क्षेत्र पर टिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये विनिर्माण या उद्योग धंधों से रिलेटेड है। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? द्वितीय क्षेत्र से सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध होता है, जैसे कि लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? सर्विस सेक्टर, तीसरे यानी टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर आप देखेंगे इसमें सेवाएं जैसे बीमा की सेवा, बैंकिंग सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन, तो ये सब क्या है? ये सारी सेवाएं ही तो है, ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ये दो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है, अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड, हाँ स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कृषि से हमारी सबसे ज्यादा इनकम होती थी, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे ना तो सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम हो रही है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा होता है राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो याद रखिएगा किस क्षेत्र का? जीडीपी का, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का, यानी सबसे ज्यादा इनकम जो है वर्तमान में देखा जाए तो वो कहां से जनरेट हो रही है? वो सर्विस सेक्टर से जनरेट हो रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और एक प्रश्न ये है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? देखिए, रोजगार की बात करी जाएगी तो आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा, प्राथमिक क्षेत्र। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र ही रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र शीर्ष पर आता है, लेकिन जीडीपी में सहयोग के मामले में तृतीय क्षेत्र टॉप पर आता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। 1990 में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूबुल हक के द्वारा ये विकसित किया गया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन है? देखिए, पहले तो अमर सिंह मैंने आपको बताया था, दूसरे कौन है? दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर जाती है? मैंने कहा था ना, जब पर कैपिटा इनकम जो है और नेशनल इनकम जो है वो बहुत ऊपर जाए एक लिमिटेड सीमा से, तो उसको विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी किसी देश की नेशनल इनकम ज्यादा है, जाहिर सी बात है वहां की प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है ना। तो ये चीजें जनसंख्या पर भी डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ की नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, ठीक है, निर्धारित सीमा से ऊपर हो, उसे विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एडम स्मिथ ने किया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण का अग्रदूत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? ध्यान दीजिएगा, ये
सी है, ठीक है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है और इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो इस समिति का नाम था सी रंगराजन समिति और स्थापना हुई थी 2005 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास 1863 नहीं, 1863 नहीं है, 1867-68 है यहाँ पे, ठीक है। किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ईयर सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? ये किताब भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में जो प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयत्न किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया और प्रति व्यक्ति आय की कैलकुलेशन की थी। तो कितनी निकली थी प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपए। कितनी निकली थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। अब आप कहोगे सर 20 रुपए, हाँ लेकिन उस वक्त की बात है, ये कब की बात है? 1867-68 की बात है। तो 20 रुपए बहुत हुआ करते थे। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत 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 बार पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का क्या नाम है? इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ। बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था है सीएसओ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया था? ध्यान से सुनिएगा, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था और बना था एनएसओ। क्या बना था? एनएसओ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना की गई थी सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके, ये की गई थी वर्ष 2019 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। वर्ष 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी एम विश्वेश्वरैया ने। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में और इसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, और वर्तमान में तो कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। अब याद कैसे रखोगे? सिंपल सी बात है, जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी ना, तभी नियोजन विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? ये समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। देखिए, हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना, कौन सी 7वीं अनुसूची, उसमें 3 तरह के की सूचियां हैं। कौन सी? एक संघ सूची है, ठीक है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। कौन कौन सी समवर्ती सूची? तो संघ सूची में संघ के विषय, राज्य सूची में राज्य के विषय और संघ सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विषय आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का ही विषय है कौन सा? आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची का विषय याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका विषय? समवर्ती सूची का। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना पहली वाली लागू की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। उन 12 ही पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसी वीडियो में मैं वो सारे प्रश्न बता दूंगा पंचवर्षीय योजना के, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं और इससे बाहर पूछे भी नहीं जाते, पूछे ना पूछे जाते हैं ना पूछे जाएंगे। तो आपने अगर ये सारे प्रश्न कवर कर लिए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पंचवर्षीय योजनाओं से, कुछ और भी टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी पंचवर्षीय योजनाओं के
साथ में। तो चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? देखिए, 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, आपको याद होगा ना। और क्यों? क्योंकि 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योजना आयोग को काम होता था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? तो ये दी जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को पेश किया गया था? तो उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे, अब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देश को आगे ले जाने का जिम्मा किसके ऊपर था? प्रधानमंत्री जी के ऊपर। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, हर 5-5 साल में कुछ उद्देश्य रखे जाएंगे और क्या किया जाएगा? देश की तरक्की को पूरी तरीके से आगे किया जाएगा, नहीं देश को जो है पटरी पर लाया जाएगा, उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयत्न किया था और 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1951, और खत्म 5 साल में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होता है। क्या होता है? 31 मार्च। तो अगर एग्जैक्टली डेट की बात करें ना, तो ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 1956 को ये योजना समाप्त हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? एचडी मॉडल। कौन सा? एचडी। आप कहेंगे ये क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल। देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल शॉर्ट में याद रखेंगे ना, याद रहेगा, क्योंकि मैं आपको 3-4 मॉडल याद करवाऊंगा। मैं 12 के बारे नहीं याद करवाने हैं कि 12 के 12 किस मॉडल पर आधारित है, ना पूछी जाती है ना आपको याद रखना है। 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। याद रखना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं कि पढ़ लिया हो गया। तो पहले आप मूवी देखोगे, सबसे पहले कौन सी देखोगे? एचडी मूवी देखोगे। आपका दोस्त कहेगा भाई कौन सी मूवी देखोगे, किस क्वालिटी में? आप कहोगे एचडी क्वालिटी में। अब देखो 4 के मत बोलना, एचडी ही बोलना, क्योंकि एचडी से आपको याद हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अब 1947 में देश आजाद हुआ, 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो सबसे पहला काम क्या था? कृषि को प्रमोट करना, क्योंकि कृषि ही जो थी वो रीढ़ की हड्डी है। आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी देश की जो है वो कृषि ही है। तो कृषि को बढ़ावा देना जो है सबसे मेन काम था, तो प्राथमिकता कृषि को दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। अब कृषि को प्राथमिकता दी गई, तो सिंचाई भी तो करनी होगी ना। तो भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना की भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना, इसके अलावा भाखड़ा नागल, दामोदर और व्यास तीनों परियोजनाएं शुरू करी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। बीबीडी करके याद रखो, क्या करोगे? बीबीडी यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया? हाँ भाई, हमारे देश का संविधान जैसे बहुत सारे देशों के संविधान से मिलकर के बना है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो आइडिया था ना, वो किस देश से लिया गया था? तो ये रशिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? रशिया से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? अब आप कहोगे सर 1951 से 1956 तक था, बाकी फिर 56 से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा? अब 56 4 60 और ये 61 यानी 5 साल, यानी 5 ही तो जोड़ना था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन हल्के में मत लो, एग्जाम में आता है, आपको कैलकुलेशन करके बिठाना होगा। अभी मैं आपको सारे बताऊंगा, कितने योजना अवकाश थे, रोलिंग प्लान क्या होता है ना, 1 ईयर प्लान कब कब चलाया गया था, ए टू जेड सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हमने पहली देख ली, एचडी मॉडल था। दूसरा पीसी मॉडल है। एचडी पीसी कैसा लोगे? एचडी वाला पीसी कैसा लोगे? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर पीसी महालनोबिस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बहुत बार ये दोनों ही प्रश्न अनंत बार पूछे गए हैं। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? अब पहली में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, ठीक है, अब उद्योग लगाना भी तो जरूरी है, तो दूसरे वाली पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज क्षेत्र को प्राथमिकता
दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रहे दोनों बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक ये भी पूछा जाता है, दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, किन देशों की सहायता से ये कारखाने स्थापित किए गए थे? तो दुर्गापुर का पूछा जाए, आप बता देना ये ब्रिटेन या यूके की मदद से स्थापित किया गया था। भिलाई का पूछे, आप बताइएगा रशिया या फिर यूएसएसआर की मदद से स्थापित किया गया था। राउरकेला का पूछेगा तो क्या बताओगे? बता देना कि जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में है भाई? कमेंट करके बताओ। ना पता हो तो गूगल करो, तब कमेंट करो। लेकिन क्या है ना, जब चीजें आप खुद करोगे ना कुछ चीजें, तो वो चीजें लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है भारतीय आर्थिक योजना का जनक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है। 61 से लेकर के 66 तक के जो था समय, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? पहले में कृषि को दी, दूसरी में उद्योग की दी, और तीसरी में इन दोनों को ही प्राथमिकता दे दी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। 1964 में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ये रशिया की सहायता से की गई थी। कहाँ की गई थी? झारखंड में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? तो देख रहे हैं ना, 1964 का टाइम पीरियड आ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया है तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 61 से लेकर के 66, यानी इसके बीच में आ रहा है 64। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न है, किस क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो ये क्या थी, कौन सी क्रांति थी? ग्रीन रेवोल्यूशन थी। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? कौन से कृषि वैज्ञानिक हैं? इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, वर्ड में किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी? जी हाँ, हमारी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये सबसे ज्यादा फेल रही थी। जितना जीडीपी का टारगेट रखा गया था उतना हासिल नहीं कर पाए थे, बल्कि आधा ही आई थिंक हासिल कर पाए थे। याद रखिएगा, ये सबसे असफल योजना थी। लेकिन अगर सफल पूछा जाए, सबसे सफल योजना कौन सी थी, जस्ट इसकी अगली वाली चौथी वाली को आप सबसे सफल योजना बोलेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय, अब देखिए असफल हुई इसका कुछ कारण था, ठीक है? तो ये असफलता के कारण थे क्या क्या? तो देखिए, ये कारण थे, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, अभी उबर नहीं पाए थे, आर्थिक परिस्थितियां, देखिए युद्ध होता है ना तो मैन पावर लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारा चीजें लगती है युद्ध में। तो 1962 में चाइना से हुआ, उधर फिर 65 में पाकिस्तान से हो गया। इतना क्या कम था, उसके बाद एक अभूतपूर्व सूखा भी पड़ गया। मतलब इसको बोलते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये इतने बड़े बड़े कारण थे, इसीलिए बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी भी आ गई थी, और इसीलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी मुख्य कारण रहे थे। प्रश्न नंबर 78 है, कि इस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? मैंने आपको बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना एकदम फेल रही थी, लेकिन उसके बाद वाली सबसे ज्यादा पास रही थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारे के सारे यहाँ पर 5 ईयर प्लान। आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं दिखाया? नहीं, अभी मेरा मन है मतलब पहले दिखाता तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होते। यहाँ पर दिखाने का एक रीजन है। क्यों? क्योंकि 3 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, चौथी पर जाने से पहले यहाँ पे एक हॉलीडे हॉलीडे मतलब प्लान हॉलीडे आएगा, यानी योजना अवकाश आएगा। तो पहली योजना शुरू की गई 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, एक ब्रेक लिया गया था। एक ब्रेक लिया गया था, यानी एक योजना अवकाश आया था 2 साल का, 67 से 69। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि प्रथम योजना अवकाश कब आया था, तो 67 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना चली 74 से 78। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखो दोगे, थोड़ा गणित लगा रहे होगे, कुछ लोग कहोगे सर पंचवर्षीय योजनाएं थी, आप तो 4 वर्षीय लिख रहे हो, आप गलत लिख दियो, यहाँ पे 79 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ना भाई, ये मैंने सही लिखा है। दरअसल हुआ ये था, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 ही साल चली थी। हाँ भाई, पांचवी पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रोलिंग प्लान आया था। अब ये 4 साल चली क्यों थी, रीजन क्या था? देखिए यहाँ पे जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई थी और उन्होंने फिर रोलिंग प्लान चलाया था 78 से 80 के बीच में, क्लियर है। फिर 6th 7th ये सब चलती रही। उसके बाद फिर एनुअल प्लान चलाया गया था 90 से 92, 90 से 91, 91 से 92। अब आप कहोगे सर 5 साल का क्यों नहीं चला, एक एक साल का चलाने का रीजन क्या था? भैया आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल में पहुंच गई थी, आर्थिक गाड़ी जो थी पटरी से उतर चुकी थी, इसलिए एनुअल प्लान चलाए गए थे। और फिर जैसे ही गाड़ी पटरी पर आई थी फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे, पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। तो ये वाला चार्ट आपको जरूर याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इतना कुछ इरेज कर देता हूँ, इतनी मेहनत मैंने कर दी है, थोड़ी आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेने की। चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी, अगर आप ABCD करके लिखो तो 1 नंबर पे A, 2 नंबर पे B, 3 नंबर पे C, 4 नंबर पे क्या आएगा D। तो चौथी पंचवर्षीय योजना डी के बाद आर लगा दो, तो DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। अब आप कहोगे सर क्या ही टेक्निक लगा रहे हो, मस्त है ना एकदम। तो ये वाली याद रखोगे, पहले HD मूवी देखोगे, दूसरा में पीसी महालोगिस हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। अब आप कहोगे सर तीसरी वाली छोड़ दी है भाई, पूछी नहीं जाती, क्या करना है ना। तो अब हाँ ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख दिया, याद रखिएगा। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए थे। कौन कौन से? एक तो इसरो की स्थापना हो गई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, हम लोग ने बहुत प्राउड फील किया था। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी ये तो याद रखना पड़ेगा ना। तो 1969 हुई, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में किया गया था। और ये वाला प्रश्न लास्ट ईयर पेट 2000 पीईटी लिख दिया मैंने, पीईटी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अच्छा अब मैं आपको याद भी करवा दूंगा भाई, छोड़ूंगा ना ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं जाने दूंगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है ना, कैसे याद रखोगे? इसरो में कितने अल्फाबेट? 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऐसे ही पूछा जाता। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 में लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स लगा लगा याद करो, लाइफ में नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आएगा धड़ से आंसर टिक कर लेना। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति से व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? अब हरित क्रांति की हमने बात की थी, कब की थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और व्हाइट क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हम बात करेंगे। किसकी? व्हाइट रेवोल्यूशन चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है ना, दूध के प्रोडक्शन से। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब ध्यान से सुनो, एक प्रश्न बताऊंगा डायरेक्ट, यही प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट है, वो बार बार पूछता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भाई 1 करोड़ बार तो एसएससी ने ही पूछा इसको, तो आप बताओगे सीधा सीधा क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 74 से 78। आप कहोगे फिर से कि सर 4 साल है, तो मैं फिर से कहूंगा ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन चली ये सिर्फ 4 साल थी। कितने? 4 साल चली थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब पांचवी थी, 5 साल नहीं चल पाई, मतलब पांचवी 5 साल नहीं चल पाई, 4 ही साल चली। ऐसे याद रखो। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन, ये नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी? अब मैं सीधा सीधा कहूंगा 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फाबेट है? 6, बस हो गया आपका आंसर, छठी पंचवर्षीय योजना। आप कहोगे ये क्या है भैया, यही तो टेक्निक है। मैंने कहा ना आप पढ़ो तो पूरा मैं याद करवा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे आपको वीडियो खत्म होते होते याद हो गए होंगे। तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी ये भी पूछा जाता है भाई। वैसे तो सन सन पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब होता है, घर में बीवी से लड़ाई हो जाती है और तब पेपर बनाता है, तब वो डेट भी पूछ लेता है। क्या पूछता है? डेट में। तो डेट भी पूछेगा तो आप याद रखो 12 जुलाई सन 1982 को
नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। कुछ लोग कहेंगे सर लखनऊ में है, भूल गए क्या? मैं फिर कहूंगा भैया इसका मुंबई में है। लखनऊ में जो है ना वो सिडबी का है। मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या आ रहा है, पहले ही मैं बता देता हूँ, है ना। एक्सिम बैंक की स्थापना भी 1982 में हुई थी। एक्सिम को अंग्रेजी में लिखो, बड़ा मजा आएगा ऐसे। एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, समझ गया ना, इसीलिए तो अंग्रेजी में लिखे थे और कोई वजह नहीं थी। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? ये योजना थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 85 से लेकर के 90 तक था, 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? 7वीं पूछी जाती है, आप बता दीजिएगा। डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे अरे सर ये तो मैं ऐसे बता दूंगा चुटकी में। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर, दूसरी वाली है पीजी मार्लोविस और चौथी वाली है डीआर गॉडगिल मॉडल। अब 7वीं वाली कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी और डब्ल्यू मिलर मॉडल। हो गया है ना, याद हो गया ना, यही पूछे जाते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीब है कौन? सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है, जानना जरूरी है। तो क्या है भैया, कैसे पता चलेगा गरीब कौन है? तो गरीबी की माप ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में बताई गई थी। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये लकड़वाल समिति थी। लकड़वाल समिति ने ही बताया था कैसे गरीबी की माप की जा सकती है। पर बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बताने को तो बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इतना ही, गरीबी की माप जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, लकड़वाल समिति ने की थी। भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, समझ गए ना। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अनंत बार ये प्रश्न पूछा गया, एसएससी का फेवरेट है। कब हुई थी? अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी? अब ध्यान दीजिएगा, पिछली वाली हमने जो पढ़ा वो जवाहर रोजगार योजना है, लेकिन ये वाली प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। इसका एग्जाम में सन भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो 8th है 1992 से 1997। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना, ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? देखिए 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। कितने वर्षों में? अगले 10 वर्षों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। भाई क्वेश्चन ही ऐसे बनाया है कि आप मतलब याद हो जाएगा। और एक चीज ये भी देखिए, हमने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया था गरीबी हटाओ, तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, बेरोजगारी भी हटाओगे तो 5 और जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का भी टारगेट रखा गया था। तो ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको दो 10th प्लान जो है वो कब से कब तक था? 2002 से 2007 के बीच में। तीव्रतम और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये वाला। तो 11वीं वाला का टाइम पीरियड था 2007 से 2012। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? ये सबको पता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2012 से 17 के बीच में था। और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में, तो ये बीच में आता है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, 12वीं 12 से शुरू थी, 12वीं 2012 से शुरू थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बच्चों को पता होना चाहिए, वैसे पता है, सबको पता है, 1 जनवरी 2015। देखिए बहुत बार पूछा गया है, मैं थक गया हूँ, सच बताऊं, बहुत सारे वीडियोस में ये प्रश्न पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ और बार बार वो पूछते भी हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। नीति आयोग को फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आप इसको पढ़ पढ़ के थक गए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप तैयारी कर करके एकदम पक्के हो चुके हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट नए आए होंगे, शायद उन्हें ये चीज ना पता हो, लेकिन अगर आप थक गए हैं सच में तो इसका मतलब ये है कि आप एकदम पक्के चावल हो गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं,
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, लेकिन 21 पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये हुई थी नवी पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। अच्छा, नवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 97 से सन 2002। और ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। सेपरेटली ये प्रश्न पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सीधा बताओ, 2001 में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बच्चा बच्चा जानता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मैं कहां से बोल सकता हूँ? प्रधानमंत्री, ठीक है, आपने गलत सुना। प्रधानमंत्री ही जो पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए, योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया था। पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो ये एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी। 97 विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? लेने का पर्पज ही यही है इस प्रश्न को, क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अब आप कहोगे सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये सब कौन है? तो बता दीजिए। तो क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। और बताएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। कैसे याद रखोगे? यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। चार तो ऐसे ही याद हो गया। फिर इंडिया, और इंडिया ने पिछाड़ा किसको? उसको जिसने हम पे शासन किया था। ठीक है, ऐसे याद रखो, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। फिर 5वें नंबर पे तो इंडिया आ गया, है ना। हमने पिछाड़ा किसको? उसको जिसने हम पे शासन किया था। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे नंबर की इकोनॉमी हो गई। समझ गए ना? याद रहेगा ना? याद करने के तरीके मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ, ताकि चीज एग्जाम में आए ना तो आप भूलो नहीं। या भूलना भूलना भी नहीं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है तीसरे नंबर की और दूसरे नंबर की भी। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है, वही सबसे बढ़िया मापदंड होता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि की गणना के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ दर प्राप्त की थी? तो ये 2006-7 में प्राप्त की थी, जो की थी 9.6%। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, दास कैपिटल नामक किताब किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक किताब लिखी थी। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, 110% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो इसका जवाब डेफिनेटली कर पाओगे। नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सन भी टाइप करोगे आप, क्या सन भी टाइप करोगे? सन में हुई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में।